बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर वो आदमी हम्म। होता है जो सुबह ऑफिस का शटर उठाने से लेकर के शाम को झाड़ू लगा के ऑफिस का शटर गिराने तक हम्म। सारा काम सब आना चाहिए। सब अगर आना उसे चाहिए नहीं तो आता है, तो आप दो। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐड हाँ। देखोगे, बहुत सारे विद्वान लोगों की वीडियोस देखोगे हम्म। जो कहते हैं कि आप ही सारा काम कर रहे हो, आप ही ये करते हो, वो करते हो, आपने अपने एम्प्लॉइज को रखा उनकी सेवा करने के लिए, आप हम्म। सेवा वाले हो, ऐसे हो वैसे हो, हम्म। फलाना दिखाना, दुनिया भर की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने खाली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाले, कभी कोई बिजनेस नहीं किया होगा। मैं बिल्कुल हम्म। फैक्ट बता रहा हूँ। हम्म। एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ बड़ा स्ट्रगल होता है, और एक एक रुपया जोड़ करके वो गुल्लक में पैसा बना करके हम्म। रखता है, अपनी सारी सेविंग्स को तोड़ करके फंड डालता है, तो वो जान लगा देता है अपने स्टार्टअप को चलाने हम्म। के लिए। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका सपना टूट गया तो जिंदगी में कभी उसको बिजनेस करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट पे आज अनुपम सर आए हुए हैं जो एक बिजनेस कोच हैं और बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस रहा है उनका, और उन्होंने कई कंपनीज को फ्रॉम स्क्रैच से उनको ग्रो करके एक अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश किया है। तो सर से हम आज जानना चाहेंगे कि बिजनेस की कुछ इनसाइट, की बिजनेस कैसे करें और बिजनेस में हम क्या गलतियां करते हैं, खासकर मेरी एज में जो 30 के अराउंड होते हैं और स्टार्टिंग में कुछ टाइम जॉब करते हैं, फिर अपना बिजनेस जिनको करना होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो जॉब में है, जो अभी बिजनेस करना चाहते हैं और वो दिमाग में उनके दिन रात चल रहा है बिजनेस करना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जॉब छोड़ के हम बिजनेस में आएँ, क्योंकि उनकी एक निश्चित सैलरी होती है और उसका पूरा सिस्टम बिल्ड होता है। वो 4-6 महीने या साल भर बिना सैलरी के सरवाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन बाय हार्ट, क्योंकि मैंने जॉब किया है, जब तक मैंने जॉब किया मैंने देखा है कि जो भी मेरे टीम के लोग होते थे वो हमेशा, कोई नहीं चाहता था कि हम ऐसे जॉब में ही करते रहें, अपना बिजनेस करें, क्योंकि अपने बिजनेस की खासियत सबको पता है कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो अनुपम सर, मुझे ये बताइए कि जैसे जो अभी नॉर्मल 25-30 साल का जो युवा है, वो जॉब में फंसा हुआ है, अब वो उससे निकलना चाहता है और वो चाहता मैं बिजनेस करूं, तो मैं तो कई लोगों से सुनता था ऐसे कि रेस्टोरेंट खोलूंगा, ये बहुत कॉमन मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट खोलेंगे ये चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इस पे कुछ गाइड करिए कि क्या चीज़ें ध्यान स्टार्टिंग में रखनी चाहिए इस रास्ते पे कूदने से पहले। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, लोग चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें या जॉब करें। तो ये दो बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है आदमी का, कि मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूं 2-4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा करके, या फिर मैं जॉब में चला जाऊं जहां मुझे 50 या 1 लाख रुपए की सैलरी आती रहे। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि दो तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन जो रिस्क लेता है, एक और पर्सन जिसको सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, जो रिस्क नहीं ले सकता। तो अगर आमतौर पे देखें तो जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो लोग जॉब में जाना प्रेफर करते हैं। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जो बुरे हालात से नहीं डरते, हालांकि बुरे हालात तो बाद में आते हैं जब काम शुरू करता है आदमी, तब हम्म। पहले से नहीं पता होता कि बुरे हालात आते हैं। तो अगर वो इन सब चीजों से कोप कर सकता है तो वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। अच्छा, दोनों के पीछे क्या है? दोनों के पीछे एक चीज काम करती है, हम सभी को लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब इंसान के जैसे जन्म लिया है या पुरुष बन के आए हैं, तो पुरुष का मतलब यहां नहीं कि मैं सिर्फ एक पुरुष, एक मेल मेंबर की बात कर रहा हूं। यहां फीमेल मेंबर को भी मैंने पुरुष जैसा ही एक पुरुषार्थ वर्ड में कवर कर लिया है। जी। तो जब हम इंसान के जैसे आए हैं, पुरुष के रूप में हमने जन्म लिया है, तो इसका मतलब है पुरुषार्थ, एक वर्ड है, पुरुषार्थ करना ही लाइफ का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल सर। अब पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ करने में क्या करना है? पुरुषार्थ करने में या जॉब करेंगे या अपना काम कर लेंगे, कुछ तो करना है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, डिजायर्स बढ़ती हैं। आप देखते हो कि ये फला पर्सन मेरे साथ था, फला दोस्त मेरा था मेरे साथ, उसने एमबीए किया, उसने अपनी एक चाय की दुकान खोल ली और बड़े बड़े स्कीम बनाई, बहुत सारे आउटलेट खोल दिए और बहुत कामयाब हो गया, उसका आईपीओ तक आने आने वाला है, और ऐसा लगता है कि अब तो उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो जब आप इसको देखते हो तो लगता है कि यार मेरा भी ऐसा होता, मैं भी अपना बिजनेस खड़ा करता, मैं भी कुछ ऐसा कर पाता, काश। तो डिजायर जन्म लेना शुरू करती है। यही कहीं अगर आप जॉब में हो, तो जॉब में जो बंदे होते हैं वो जो दूसरे को देखते हैं, अपने साथी को, तो सोचते हैं कि यार ये फटाफट प्रमोशन पाता है, प्रोग्रेस कर रहा है,
ये तो ऑडी कार ले आया और मैं तो अभी सिर्फ एक विटारा, ग्रैंड विटारा से चल रहा हूं। तो ये सब चीजें भी डिजायर पैदा करती हैं बिल्कुल आदमी सर। के अंदर। तो फिर क्या होता है कि जॉब और बिजनेस को वो अपनी ड्रीम और डिजायर के साथ जोड़ लेता है। जब आप किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर के साथ जोड़ते हैं, तो यकीन जानिए कि उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, जॉब आप करिए, ईमानदारी के साथ करिए। अगर आप जॉब में हैं तो प्रोग्रेस यहां भी करते चले जाएंगे। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी ईमानदारी के साथ करिए, प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। लेकिन आप ये समझो कि हम ख्वाब पूरे कर लें, तो ख्वाब तो हर्षद मेहता ने भी पूरे किए थे, लेकिन वो फिर ख्वाब उसका देश के लिए बहुत अंजाम भारी। अंजाम फिर बहुत बुरा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करके एथिकल अनएथिकल के किसी भी तरीके से अपने ख्वाब तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन वो समाज को बहुत भारी पड़ते हैं। तो इसीलिए और मैंने खुद साफ खुद साफ को भी कहा, नुकसान पहुंचाते हैं हाँ, ऐसा। खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा सीधी सीधी बात कि आप जॉब करो तो जॉब में एक्सीलेंट हो जाओ, आप बिजनेस करो तो बिजनेस में भी आपको छूने वाला पीछे कोई ना हो, मतलब सबसे आपको, आगे आप रहो। आप अपने काम में माहिर हाँ, हो। काम में माहिर हो जाओ, काम में महारत हासिल करो, काम में पूरा दम लगा दो। ड्रीम डिजायर एक हिस्सा है, हो सकता है पूरा हो जाए आपका, लेकिन उसके इंतजार में आप काम तो नहीं रोक सकते ना। तो आप युवा हैं, यूथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। युवा यूथ में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। और जॉब कर लेना, हम ऐसा कहें कि रिस्क फ्री है तो ऐसा जरूरी नहीं है, जॉब में भी रिस्क होते हैं। अभी बहुत सारे कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े ले ऑफ कर दी, छटनी कर बिल्कुल दी, बिल्कुल सर। हजारों हजार लोगों को निकाल दिया। तो अब जिनका पैकेज रहा होगा 40 लाख 50 लाख रुपए साल का, उन्होंने अपने फ्लैट भी ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, अब उनकी ईएमआई आ रही, वो अपने एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पा रहे, आज उन्हें कंपनी ने निकाल दिया, उन्हें दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिली, तो अब वो क्या करें? कितना बड़ा रिस्क उनकी लाइफ में पैदा हो गया तुरंत। तो रिस्क सभी जगह है, रिस्क कहीं भी नहीं है। आप जो कर सकते हो अपना काम करो। आप युवा हो, आप बेहतर जानते हो कि आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को पहचानो, उसके हिसाब से काम करना शुरू करो। जॉब करते हो, जॉब में एक्सीलेंट बन जाओ। अगर प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशनल काम में अपने एक्सीलेंट बन जाओ, और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एक्सीलेंट बन जाओ। वो क्लास की सर्विसेज दो जो दूसरा कहीं से पाए ही नहीं। तो सब आसान है, सब सब चीजें आगे हो जाएंगी। तो इसमें एक चीज़ ये आती है सर कि जैसे अब जॉब में प्रॉपर उनकी सैलरीड होती है, इनकम होता है और खर्चे सब फिक्स होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको छोड़ के और बिजनेस हम करेंगे तो वहाँ से इनकम शुरुआत में नहीं आता है। हो सकता है 6 महीने साल भर लग जाए आपको अपने खर्चे भर का कमाने में, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे में वो क्या चीज़ें मेंटेन करके चले, अपनी जॉब को छोड़ने से पहले क्या क्या तैयारियां करके तब वो बिजनेस में कूदे, और वो कौन सा बिजनेस करे, कौन सा बिजनेस उसके लिए सही रहेगा, उसका मन कर रहा है वो बिजनेस, या उसकी नॉलेज उसके एक्सपीरियंस को अलाइन करे वो बिजनेस। सबसे पहले तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि आप जॉब से भी, जैसे लोग कहते हैं कि जॉब एक एडिक्शन है, जॉब में आदमी ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, ऐसा सही नहीं है। अगर जॉब में फंस जाता तो करोड़ों करोड़ लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब करके बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और खुद भी दुनिया घूम के आए हैं और अच्छा बैंक बैलेंस बनाया है। आप देखोगे जॉब करने वालों के पास मतलब मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा कि जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने 2-2 3 दिन प्लॉट खरीद के रखे हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब आपके पास सिक्योर सेफ इनकम होती है और लिमिटेड इनकम होती है तो आप उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ क्या दिक्कत होती है, बिजनेसमैन के साथ, उसकी इनकम फिक्स नहीं होती तो अपनी चीजों को प्लान भी नहीं कर पाता, खर्चे तो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल ट्रबल्स झेलना ही पड़ता है। तो आप किसी भी जगह पे हो, चाहे जॉब में, चाहे अपने बिजनेस में हो, प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। फाइनेंस की प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आप नौकरी पेशा हो तो आपको पता चला कि ठीक है आपको 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, तो आपको सारी प्लानिंग उसके हिसाब से ही करनी है और आपको बचत भी करनी है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप असेस कर लो इस महीने कितनी इनकम आने वाली है। आपको लगता है कि लास्ट मंथ 1 लाख की आई थी, अब इस मंथ 75,000 की आएगी, तो आपको राशनिंग करना बेहद जरूरी, अपने खर्चों में कटौती करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो सेविंग रेशियो वो बराबर होना चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए जो जरूरी एक्सपेंस है वो आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप नहीं करते तो इसको नहीं कर पाओगे। तो सीक्रेट सिर्फ यही है कि आदमी जहां भी रहे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई तो वो गड़बड़ हो गया।
जॉब में भी लोग बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं, पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकालते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। बिजनेसमैन और भी आगे निकलते हैं, लेकिन ये वही बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, बड़े ही फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं और एक अच्छे तरीके से अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को रन करते हैं। अगर आप देखोगे सैलरी और वर्सेस बिजनेसमैन, तो मुझे लगता है बिजनेसमैन में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो फ्लॉप होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बनस्बत सैलरी वाले ज्यादा सिक्योर और सेफ पोजीशन में होंगे, जो अपनी सेफ्टी लाइफ अच्छे से सिक्योरिटी चला सैलरी में हाई है, बिजनेस में सेफ्टी सिक्योरिटी एक लेवल के बाद ही हो पाती है, जब बिजनेस एक लेवल पे बिल्ड हो जाए या शायद ऐसे ही फिर तभी बिजनेस उसको तो सिर्फ उसको करना चाहिए जिसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत मजबूत है, और जिसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की समझ नहीं है उसको बिजनेस से बहुत दूर रहना चाहिए। मतलब बिजनेस का भी उसको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अपने किसी महीने की इनकम से इमोशनल वो इम्बैलेंस ना हो जाए कि अरे इस महीने तो हमने जो है 10 लाख कमा लिए, तो अब खर्चे 10 लाख की स्पीड में, पिछले महीने 1 लाख कमाए थे तो वो हाँ, अपनी स्पीड ना बढ़ा दे। नहीं, क्या होता है ना, बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा इस बात पे भी चर्चा करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी 10 लोगों की, 12 लोगों की टीम है। अब लास्ट मंथ तो 5 लाख का काम हुआ और अच्छा काम कर ले गए। अब इस मंथ 25 लाख का काम हो गया, तो 25 लाख में जो टीम है उसको भी लगता है कि हाँ यार, हमने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था और कम से कम सर ने 5 लाख रुपए तो कमाए ही कमाए हैं। अब सब अपने बॉस की तरफ देख रहे हैं, बिजनेस ओनर की तरफ देख रहे हैं कि यार हमें कुछ देगा कि नहीं देगा, इतने में से सैलरी तो मिल ही रही है। तो अब वो एंटरप्रेन्योर भी कहता है कि चलो ठीक है, अब हम तुमको ले जाएंगे इस बार जिम कॉर्बेट, 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप कराएंगे और वही मौज मस्ती करेंगे, 3 दिन रहेंगे, तुम लोग का रिवॉर्ड है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अब पता चला कि 10 लोगों को वो लेकर के गया और करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए। तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया। अगर यही पैसा उसने बचा लिया होता और वो इमोशनल ट्रिप ना देकर के कुछ और रिवॉर्ड दे देता जो उनके काम आता एम्प्लॉइज के, तो उनको भी फायदा होता और कंपनी भी लॉस झेलने से बच जाती है, नुकसान होने से बच जाती है, एक्सपेंस होने से बच जाती है, गैर जरूरी एक्सपेंसेस को टाला जा सकता था। रिवॉर्ड कई तरीके के हो सकते हैं। रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि ठीक है, हम तुमको कंपनी की इक्विटी दे दे रहे हैं, कितने परसेंट की, 2% 3% जो भी, तो एम्प्लॉय को भी फायदा होता और उसको भी फायदा होता और वो पैसा इन्वेस्टेड रह जाता कंपनी में, कहीं बाहर भी नहीं जाता। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर चूंकि जानता है अपने एम्प्लॉइज का मन, तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेना पड़ता है उसको उनको मोटिवेट करने के लिए, और तो वो डिसीजन भी कभी कभी खराब साबित होते हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। हाँ, बजट में रह के किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी मोटिवेट रखना जरूरी है, टीम को भी फाइनेंशियल भी मजबूत रखना है। तो सब मतलब ध्यान रखना है, ये नहीं कि भावनाओं में बह के किसी एक चीज पे ज्यादा वैसा, ये बात। और दूसरा ये जो हमारा क्वेश्चन था कि कुछ ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस में, कि आज ब्लॉगिंग चल रहा है तो आज ये चल रहा है, तो एआई आ गया, एआई अब एआई में करेंगे बिजनेस। से जैसे एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो हम नई चीज़ों में कूदें जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, या हम अपने जो अभी तक की जो हमारी नॉलेज एक्सपीरियंस रहा जिन कामों में, उसको करें। इन दोनों में क्या, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में। एक बिजनेस को चलाने का बहुत सारा सेगमेंट होता है। हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस अगर किसी खास फील्ड में नहीं है, बल्कि किसी खास स्किल पे हमारी मास्टरी है, तो हम किसी भी ट्रेंड के बिजनेस में जा सकते हैं। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो हम कोई भी बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस को सफल कर ले जाएंगे। अब अगर हमें पता चलता है कि नहीं, हम सिर्फ आईटी के किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे ही काम कर सकते हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करना आता है, तो फिर हम हर जगह स्विच नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस काम आता है, एक्सपीरियंस वाला काम ज्यादा अच्छा है। जो हमें एक्सपीरियंस है उस पर हम उसी इंडस्ट्री में, उसी सेक्टर में काम करें, इनोवेशन करते जाएं, सर्विसेज का दायरा बढ़ाते जाएं, सर्विस की क्वालिटी बढ़ाते जाएं, अपने सर्विस का लेवल बढ़ाते जाएं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी करें, अपने प्रोडक्ट का लेवल हाई रखें, स्टैंडर्ड हाई रखें। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हमें बार बार इंडस्ट्री और ट्रेंड शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। किसी ने कहा था कि आप बहती हुई नदी के सेम पानी में दोबारा डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बदल चुका होता है। तो बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बार बार ट्रेंड चेंज करें, क्योंकि हर बार हर चीज को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और जरूरी नहीं कि वो सारा पैसा हमारे पास हो। अगर हमें 4 बार ट्रेंड फॉलो किया और 4 बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमारी पूरी पूंजी खत्म हो सकती है। तो ट्रेंड को फॉलो नहीं करें। अगर ट्रेंड को फॉलो भी करना है तो पाइवटिंग करें, आप प्लान करके शिफ्ट करें, ना कि ट्रेंड को फॉलो करें।
तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप जिस फील्ड में हैं अगर उसमें ही आप सुविधाएं हाँ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा उसमें रहेगा। उसमें अपग्रेड करें। जैसे इतनी सारी इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होती है। ऑटो सेक्टर हो जाए या आईटी सेक्टर या फूड, सारे सेक्टर चल रहे हैं, उसमें अपग्रेड होती रहती चीज़ें। तो हम ना कि अपना इंडस्ट्री चेंज कर दे, जैसे हमारा फूड का एक्सपीरियंस है, फूड डिपार्टमेंट की हमारी एक्सपीरियंस रहे, तो हम फूड डिपार्टमेंट छोड़ के अपनी आईटी का ट्रेंड है तो एआई का है, तो अब हम एआई में काम करेंगे, ये बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे जो कि एआई में काम करे। उससे अच्छा कि वो फूड वाले बिजनेस में ही एआई को इनबिल्ट करें। जो नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं, वो अपने बिजनेस में ही उन चीज़ों, क्योंकि वो सेक्टर रहेगा हमेशा। लेकिन गलतियां यहाँ पे यही ज़्यादातर लोग करते हैं कि अपनी चीज़ें पूरी छोड़ के नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ना कि अपनी चीज़ों में नई चीज़ें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एआई से पहले तो मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जैसे एक मुझे ऐसा लगता है कि एआई इस समय बहुत चरम पे आ गया है। अब हर शायद कोई इसी की चर्चा हाँ, करता है, एआई एआई की। एक्सपर्ट हो सकता है कि कहीं के भी तो शुरू ही नहीं हुआ, एआई तो बहुत अभी एक्सप्लोर होना बाकी हम्म। है। तो ठीक है, जब एआई भी थोड़ी सी मात्रा में है, हम कहते हैं कि 5 से 10% एआई आया है, तो अगर इसमें ही इतना ज्यादा मिसयूज शुरू हो गया एआई का, तो जब एआई 100% इंप्लीमेंट होगा तो कितना ज्यादा मिसयूज होगा। तो वो स्टार्टअप्स अगर अभी से काम करना शुरू कर दे, एंटी एआई जैसे एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी फिशिंग हम्म। या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी वायरस होते हैं, तो एंटी एआई टेक्नोलॉजी और कंपनीज मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत कारगर बिल्कुल होंगी और बिल्कुल। बहुत तेज काम करेंगी। तो ये भी एक ट्रेंड हो सकता है, ट्रेंड पता हो नहीं होगा सकता नहीं है। होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो मेरा बस कहना यही है कि जो चीजें ट्रेंड में है अगर आपकी पकड़ में है तो आप उसको करिए। आप अपनी कंपनी के साथ कोई सब्सिडरी बना सकते हैं, कोई वेंचर बना सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो पूरा पूरा काम शिफ्ट ना करके दूसरे के साथ जुड़ के भी काम किया जा सकता है जो उस फील्ड में माहिर है। तो जरूरी नहीं कि हम शिफ्ट ही करें, हम हम्म। अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ भी दूसरे काम को उसमें तो जोड़ सकते हैं, और बहुत सारी बड़ी कंपनी यही काम करती है, चाहे वो रिलायंस या अडानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक बार जब हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हम किस सेगमेंट में काम करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है कि हम ऐसे ही काम करने लगें या एक एंटिटी बना के काम करें, और फिर वो कौन सी एंटिटी स्टार्टिंग में किन के लिए बेहतर रहेगी? मैं तो हमेशा कहता हूं कि वही के साथ शुरुआत करें। क्यों क्यों स्टार्टअप करना है, क्यों अपना बिजनेस शुरू करना है, जब ये क्लियर हो जाए तो मोड पे जरूर काम करना चाहिए। मोड का मतलब ये होता है कि इंडिया में अगर देखें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या हम्म। प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपका सेक्शन 8 कंपनी जिनको हम चैरिटी मोड भी कहते हैं। जी अगर जी। आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो वहां जा सकते हैं, या फिर हम देखें तो सोसाइटी रजिस्टर करा सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, तो बहुत सारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे मोड है जिससे हम काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरह का काम करने वाले हैं। अगर छोटी मोटी कंसल्टेंसी का बिजनेस करने जा रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप बहुत। हम्म। अगर लगता है कि नहीं, रिसोर्स ज्यादा चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए, रिस्क भी ज्यादा है, तो एक पार्टनर हमने जोड़ लिया। हम्म। अगर लगता है कि कभी चीटिंग ना हो, हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो, तो हमने उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना ली, यानी कि अब लाइबिलिटी लिमिटेड है हमारी। लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड, यानी कंपनी की लाइबिलिटी है, हमारी नहीं। हाँ, ये उसमें प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ये ये बेनिफिट बेनिफिट नहीं 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 मिलता। मिलेगा। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हाँ, है। अब अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहें तो हमें बड़ा ब्रांड चाहिए, हम्म। एक धमक बनानी है, धमक के साथ एंट्री फंड करनी है उठाना है मार्केट में, फंड मार्केट से, उठाना है, तो तो प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बना कंपनी। सकते हैं। मार्केट से फंड उठाना है तो उस दशा में पब्लिक लिमिटेड बनानी चाहिए। हम्म। तो स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है। कौन सा? इनिशियल स्टेज में जो मुझे लगता है कि या तो वो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में या एलएलपी तक, अगर इसके हाँ, आगे ज़्यादा, क्योंकि कंप्लायंस के भी उसके पास फिर एक और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और वैसे भी स्टार्टिंग में उसके पास वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, बिजनेस रन करना, अभी स्टार्टअप ही किया है। तो बहुत से लोग मैंने देखा कर लेते प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं क्यों उनको मजा आता है, क्या आता है, फिर बाद में उन पे पेनाल्टी लगती है, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, पता चल रहा फीस ही इतनी इसकी ज़्यादा है और अर्निंग है नहीं। तो इस चक्कर में लोग ज़्यादा फंस जाते हैं कि वो एक कंपनी का दिखाने के लिए। अगर स्टार्टअप करना है और हमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट नहीं चाहिए, तो हम प्रोप्राइटरशिप से काम कर सकते हैं, सबसे आसान है। पार्टनरशिप से काम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है काम करने का। हम्म। लेकिन अगर हमें चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना है, तो हम्म। फिर हमें एलएलपी या हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। तो जो लोग स्टार्टअप करते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, वो उनकी वजह यही होती है
कि वो जिस प्रोफेशनल के साथ बैठते हैं उसने उसको गाइड किया होता है कि स्टार्टअप इंडिया में भी जाना है। और स्टार्टअप इंडिया में या तो एलएलपी या फिर आप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की भी बात है, लेकिन जब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात है तो मैं सीधे एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड की बात करता हूँ। तो आप एलएलपी बनाओ या प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, जिससे आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में भी अप्लाई कर पाओ। अदरवाइज सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो फिर हाँ, फायदा वो नहीं आपके बिजनेस के होगा। नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके हाँ, बिजनेस का नेचर क्या क्या उसमें ये सब फंडिंग वगैरह मिल सकती है, या आपका विजन है ही नहीं फंडिंग का, आप वो हाँ, अगर अपने फंडिंग का विजन नहीं तो फिर आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फंड करना है, स्केल करना है, स्टार्टअप को हम्म बढ़ाना है, अपने पूरे देश में फैलाना है, हम्म इंडिया से बाहर ले जाना है, तो उस दशा में फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। और यही वो मोड है जिससे काम करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल कुछ ईयर्स में टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देती है, बहुत सारी जगह सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलता है, लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, तो बहुत सारा सीड फंड मिलता है, तो बहुत सारी फैसिलिटी है। इस वजह से लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उद्देश्य है कि हमें पैसा उठाना है मार्केट से या बड़ा फंड चाहिए होगा हमारे एक्सपेंशन के लिए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एकमात्र ऑप्शन है, एलएलपी। और दूसरी चीज़ सर, मैंने ये देखा है कि लोग अपना जो बिजनेस, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें अपना सेल्स बढ़ाना ही होता है, मेजर पोर्शन ही हम सेल्स बढ़ाएंगे तो ही हमारी कमाई होगी। तो हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज करते हैं, तो एक तो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रचलन में है, और मैंने देखा है कि कई सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको नहीं पता होता डिजिटल मार्केटिंग कैसे क्या, तो किसी एजेंसी के थ्रू काम कराते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस एजेंसी से जुड़ के उनका बिजनेस बढ़ नहीं पाता है, और बल्कि उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और इन सब एक्सपेंसेस की वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या, क्योंकि अब मेन तो स्टार्टअप के लिए उसको सेल्स करना ही है, सेल्स करेगा रेवेन्यू आएगा तो ही वो सस्टेन करेगा, तो बाकी चीज़ें तो बाद में है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कैसे करे, वो ये अपना मार्केटिंग या सेल्स ये बिजनेस लाए तो मार्केट से लाए कैसे। एक मान लीजिए सर्विस ओरिएंटेड कोई बिजनेस है, क्योंकि ज़्यादातर सर्विस ओरिएंटेड ही लोग काम करते हैं हमारे कंट्री में, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है नहीं। तो इस पे थोड़ा सा गाइड करिए कि क्या करें। क्या है पवन, कि पूरी दुनिया इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रॉपर एड चलाते हैं, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं लोगों के सामने, तो सेल्स कन्वर्जन के चांस बहुत हाई होते हैं। अगर आपने प्रॉपर फनल डेवलप कर रखा है, प्रॉपर अपनी प्रोफाइलिंग कर रखी है, प्रॉपर नीश को टारगेट कर रखा है, प्रॉपर ऑडियंस की कैटेगरी को टारगेट कर रखा है जिसको जो सामान चाहिए, और अब तो ऐड सोशल मीडिया पे जो ऐड हम चलाते हैं, बहुत सारा हमें फीचर देते हैं जिससे हम स्पेसिफिक ऑडियंस को जाके एक एक सिंगल बंदे को टारगेट कर सकते हैं। जेंडर के हिसाब से वो क्या डिवाइस यूज कर रहा है, उसके हिसाब से क्या इंटरेस्ट है उसके, क्या पढ़ता है वो, कहाँ जाता है वो, स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या बाहर काम करता है, जॉब करता है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, किस कैटेगरी का है, किस एचएनआई लेवल का है। तो बहुत सारा आपको वो दे दिया गया है, ट्रिगर दे दिया गया है जिससे आप अपने ऑडियंस को शूट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग तो जाना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में जाने का मतलब ये नहीं है कि पैसे की बर्बादी ही होती है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको सही बंदा मिल गया जिसको वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आपकी छोटी सी स्टार्टअप को बहुत बड़ा बनाने में बहुत बड़ी योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन इसी मैं डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट में बात करूं तो बहुत सारे फेक लोग भी हैं। फेक लोग सभी इंडस्ट्री में होते हैं, बिल्कुल क्रॉस सही सेक्टर। बात है। लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जो किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टार्टअप को, उसके सर्विसेज को, उसके प्रोडक्ट को लेवरेज कर सकता है, मतलब 1 गुना से 100 गुना पहुंचा सकता है। लेकिन यही वो जगह है जो आपको 1 गुना से 0 भी कर सकता है। तो जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तो देखना ही पड़ेगा। तो अगर कंपनी चाहती है कि हम 100 गुना 1000 गुना बढ़ें, तो उसको वही एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जिसका डिजिटल मार्केटिंग में नाम हो, जिसने डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर रखा हो, जिसको एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एसईओ क्या होता है उसे मालूम हो। बहुत सारे लोग 15 से 20 हजार रुपए महीने का लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के नाम पे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि एसईओ करते कैसे हो, अचानक से उसको पकड़िए जो आपका एसईओ कर रहा है, और उसको अपने सामने बिठा लिए कि वो कहीं से कुछ मोबाइल ना चेक कर पाए और कुछ कहीं से उसके पास एक्सेस ना हो, तो उससे पूछिए तुम मेरा एसईओ कैसे कर रहे हो, तो बगले झांकने लगेगा कि एसईओ कैसे कर रहा हो। कहेगा सर वो हम आपका रैंक कराते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ाते हैं, गूगल पे ऐसे लाते हैं। तो आप पूछो एग्जैक्टली करते क्या हो, तो वो आपको मोस्टली लोग बता ही नहीं पाएंगे कि एसईओ करते क्या है।
तो वो धोखाधड़ी है। 10 से 15 हजार रुपये महीने आपके वेस्ट हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले समझो कि आप एसईओ हमारा कैसे करोगे, एसईओ में क्या क्या चीजें हमें दोगे, ये चीज हमें फायदा कैसे पहुंचाएगी। चाहे एक बंदा ही रख दो इस काम के लिए जो पूरी डीप एनालिसिस करके सब कुछ समझ के तब बताएगी सर किस एजेंसी से काम कराना है। तो इससे तो बच नहीं सकते सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से, इस पे एडवर्टीजमेंट से, इसकी मार्केटिंग से। तो चुनिए एजेंसी को, लेकिन एक बढ़िया एजेंसी। मतलब खुद भी थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो सुबह ऑफिस का शटर उठाने से लेकर के शाम को झाड़ू लगा के ऑफिस का शटर गिराने तक सारा काम आना चाहिए। सब आना चाहिए। तो आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐड देखोगे, बहुत सारे विद्वान लोगों की वीडियोस देखोगे जो कहते हैं कि आप ही सारा काम कर रहे हो, आप ही ये करते हो, वो करते हो, आपने अपने एम्प्लॉइज को रखा उनकी सेवा करने के लिए, आप सेवा वाले हो, ऐसे हो वैसे हो, फलाना दिखाना, दुनिया भर की बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने खाली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाले, कभी कोई बिजनेस नहीं किया होगा। मैं खुद फैक्ट बता रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ बड़ा स्ट्रगल होता है और एक एक रुपया जोड़ करके वो गुल्लक में पैसा बना करके रखता है, अपनी सारी सेविंग्स को तोड़ करके फंड डालता है, तो वो जान लगा देता है अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका सपना टूट गया तो जिंदगी में कभी उसको बिजनेस करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो वो शटर उठाएगा, अगर एम्प्लॉइज नहीं उठाते तो वो खुद शटर उठाएगा। नई सफाई होती तो डेस्क सुबह जल्दी पहुंच के खुद साफ करके रखेगा। अगर उसके एम्प्लॉय निकम्मे हैं तो वो, एक एंटरप्रेन्योर का दिल ऐसा होता है कि लोगों को जल्दी निकाल भी नहीं पाता है। वो निकम्मे एम्प्लॉय उसकी कमाई, गाढ़ी कमाई चरते रहते हैं, खाते रहते हैं उस पैसे को, और दूसरी जगह अपनी प्रोफाइल डाल करके, रिज्यूमे डाल करके जॉब भी ढूंढते रहते हैं साथ। मतलब सही बात है, कंप्लीट धोखेबाजी करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर अगर दमदार बंदा है, उसका जज्बा हौसला बुलंद है, तो वो खोटे सिक्कों के साथ भी अपने स्टार्टअप को सही कर देता है, बशर्ते टीम बिल्डिंग आनी चाहिए। तो एक स्टार्टअप करने वाला बंदा, एक एंटरप्रेन्योर वही बंदा होता है जो सुबह शटर खोले, झाड़ू लगावे, और जो भी काम हो सुबह से शाम तक, वो सारे काम का एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन फ्रंट फेस पे आकर के हैंडल करे। वही बंदा एंटरप्रेन्योर था, वही कामयाब होता है। वो कामयाब नहीं होते जो एक टीम बना करके प्रोसेस को ऑटोमेट बना करके और काम शुरू कर देते हैं। जिस तरह के आज वीडियो चलते हैं, सब फर्जी वीडियो हैं, इनमें कोई दम नहीं होता है। तो अगर आप भी अपना बिजनेस बनाने की सोचो, तो अगर ये सब कर पाओ तभी हिम्मत करना। मैं बिजनेस का बी मैंने पहले भी कहा था, सोचना मत बी के बारे में, फिर सर्विस का एस याद रखना और नौकरी का ना, बस यही दो याद करके वही खुश रहिए, फिर आप हैप्पी रहो। और अगर ये सब नहीं कर सकते, तुम चाहते हो कि आप अपना ऑफिस खोलेंगे, 10 एम्प्लॉय रख करके काम करा लेंगे ऐसे ऐसे, तो ये सब कुछ नहीं होता। हर एक चीज में लग करके देखना पड़ेगा, तब तक जब तक तुम्हारे एम्प्लॉयज लीडर नहीं बन जाते। तो अपने एम्प्लॉयज को ब्लेम मत करो, उनको लीडर में डेवलप करो, उनको हर चीज सिखाओ। जब तक वो खुद हर चीज को करने के कैपेबल ना बन पाए, तभी तुम बड़ी स्टार्टअप कर पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कर पाओगे। तो अब काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल गई है, और अब इतनी जानकारी को हमें पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आए, ताकि जितना हमने सीखा है उस पर विचार और विमर्श करना भी ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट लेवल पे हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसे ही अपनी इच्छाएं जताई कि हमें और भी जानना है और आगे के पॉडकास्ट करना है, तो सर को इनवाइट ज़रूर करेंगे और फिर अगला पॉडकास्ट बनाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।